अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर में खुश आमदीद। एक और लंदन प्लान तैयार और जहांगीर तरीन अहम तरीन एजेंडे को लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इस एजेंडे में नवाज शरीफ साहब की वाज़ेह हदायत भी शामिल हैं और नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन को पंजाब, केपी और मरकज़ के अंदर अहम जिम्मेदारियां भी सियासी मैदान में देने की हिकमत अमली तय की है। लंदन के अंदर दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लाइजोन भी हुआ और दोनों के दरमियान बहुत सारी चीज़ों का तबादला भी हुआ और दोनों के दरमियान जो थोड़ा सा फासला था उस फासले में भी कमी आई है। जहांगीर तरीन साहब कल रात को लाहौर पहुंचते हैं और आज उनकी नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात होती है। यानी रात को वो आते हैं और आज दिन में ना सिर्फ मरकज़े निगाह बनते हैं बल्कि अहम तरीन भी बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा एजेंडा लेके आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जहांगीर तरीन पंजाब, केपी और मरकज़ में इमरान खान को ईवान के अंदर पॉलिटिकली डेंट डालने की किसी पोजीशन में हैं। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जहांगीर तरीन इमरान खान का जो पॉलिटिकल बेस है उसको किस तरीके से हिट करते हैं और उससे हिटिंग का इमरान खान साहब को किस हद तक नुकसान पहुंचता है। इन सारे पहलुओं पर आपके साथ तफसील से बहस करूंगा, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने दो काम किए हैं। एक, उन्होंने जो पंजाब में पैदा हुई है सूरत हाल गवर्नर पंजाब साहब की तरफ से और स्पीकर साहब की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, उनके हवाले से एक अहम तरीन इजलास है जो उन्होंने तलब किया था बनी गाला में। उनकी पॉलिटिकल कमेटी, उनकी पंजाब कमेटी और उनके आइनी और कानूनी माहिरीन की जो टीम थी वो भी इस मुलाकात में मौजूद थी और इसमें सारे सिनेरियो पर भी बातचीत की गई। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पहलू था उनकी आज की मसरूफियात का, वो अचानक G9 मरकज़ इस्लामाबाद में उनकी रूनुमाई का था और उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है वो उनके इस दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा अब दावे कर रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ों को कोट किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मरीम नवाज साहिबा के उस बयान की जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दिया था, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि इमरान खान तुम ज़रा इक़्तिदार से हटो तो सही, लोगों के सामने तो तुमको हेलमेट पहन कर जाना पड़ेगा क्योंकि लोगों का इस वक्त जो गम व गुस्सा है जनाब के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। अब इमरान खान साहब ने चूँकि पहली रैंडम पब्लिक अपीयरेंस की है तो उसका लिंक इसके साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है और वो इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले सरप्राइज़ या रैंडम विज़िट के लिए F6 मार्केट का दौरा नहीं किया, उसका विज़िट प्लान नहीं किया। उन्होंने F8 नहीं गए, F9 नहीं गए, G6 नहीं गए, G7 नहीं गए, किसी अहम ऐसी जगह पर नहीं गए जहां पर वो लोग मौजूद नहीं थे जिनसे मिलने के लिए इमरान खान साहब ने G9 जाना था। अब G9 जाने का बुनियादी मकसद जो इस्लामाबाद में रह के आए हुए हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि G9 बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वालों की आबादी भी है और वो जो बुनियादी जो मार्केट है उसके अंदर भी जो ज़्यादातर अफराद कारोबार करते हैं उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से ही है। और खैबर पख्तूनख्वा चूँकि इमरान खान साहब का इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक तस्वुर किया जाता है, लिहाजा इमरान खान साहब की वहाँ पर जो अपीयरेंस है वो बुनियादी तौर पर अपने वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट भी है और इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल गिमिक्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों को अपने नैरेटिव की बुनियाद पर या अपनी ईमानदारी का तासुर देते हुए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और साथ वो हिट करते हैं मौजूदा हुकूमत पर। अब तो साबिक हुकूमत नहीं कह सकते, मौजूदा हुकूमत पर, यानी नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर, आसिफ जरदारी साहब पर, बिलावल साहब पर, मरीम साहबा पर, हमजा शहबाज पर, इन तमाम लोगों के ऊपर वो बड़ी हार्ड हिटिंग करते हैं। और चूँकि पंजाब के अंदर भी उनकी वोट बैंक और सपोर्ट बैंक मौजूद है, यहाँ पर लोग सुल्तान रही कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि बंदा जो है गंडासा उसके हाथ में हो और वो गंडासा लेकर अपने दुश्मनों को ललकारा हो और ऐसी सूरत हाल यकीनी तौर पर फैंटेसी के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इमरान खान साहब का जो G9 मरकज़ का दौरा है वो उसको आप जिस मर्जी रंग के अंदर देखें, जिस मर्जी पहलू के अंदर देखें, इमरान खान साहब की ये एक पहली रैंडम पब्लिक अपीयरेंस है। और किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि वो अपने लोगों के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन करे। काश इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब वो ऐसी रैंडम अपीयरेंस करते ताकि उनको लोगों का पता चलता कि लोग उस वक्त किस मुसीबत और किस मुश्किलात का शिकार हैं। उस वक्त तो वो महंगाई को इंटरनेशनल फिनोमेना कहकर उससे जान छुड़ाते थे, लेकिन कल जब
मुल्तान के अंदर वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उस वक्त उनको ये इंटरनेशनल फिनोमेना महंगाई के अंदर नजर नहीं आया। उसके अंदर तो उन्होंने जुमा 8 दिन की हुकूमत पर इस बात का इल्ज़ाम डाल दिया कि जनाब डीजल की शॉर्टेज हो गई है, बिजली की कीमत में 5 रुपए इजाफा हो गया है, घी की कीमत में 15 रुपए इजाफा हो गया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इमरान खान साहब को आखिरकार इस बात का एहसास हुआ कि महंगाई हो गई है। काश ये एहसास उन्हें अपने दौरे हुकूमत में होता। दूसरा, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बनी गाला के अंदर जो इजलास हुआ, उस इजलास में बुनियादी तौर पर जो पंजाब के अंदर जो एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की गई थी, उसके हवाले से बात हुई। और इमरान खान साहब और उनकी टीम अभी तक इस बात पर कन्विंस है कि पंजाब के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर के लिए हल्फ लेने के लिए रास्ता हमवार किया। ना सिर्फ रास्ता हमवार किया बल्कि हर एक चीज़ को अपने ऑर्डर के अंदर, जो तीसरा फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि हमजा शहबाज साहब आएंगे। हमजा शहबाज साहब सुबह 11:30 बजे हल्फ लेंगे। उनसे हल्फ जो है राजा परवेज़ अशरफ लेंगे, जो स्पीकर नेशनल असम्बली है। उसके अंदर उन्होंने किसी किस्म का कोई इब्हाम, किसी के लिए कोई फरार का रास्ता छोड़ा ही नहीं। अब इस मामले को लेकर भी बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, क्योंकि परवेज़ इलाही हों या उमर सरफराज चीमा, दोनों का ये कहना है कि हम हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर नहीं मानते। और इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर अभी सियासी लड़ाई ने आगे बढ़ना है। आगे क्यों बढ़ना है, उसका एक सिंपल सा जवाब है कि चीफ मिनिस्टर विदाउट कैबिनेट कोई मानी नहीं रखता। वो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो चीफ मिनिस्टर है या वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके फैसलों की काबीना से मंजूरी बहुत हद तक ज़रूरी है। और उस मंजूरी के बगैर, यानी किंग विदाउट हिज कैबिनेट हैज़ नथिंग, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए उनको काबीना का होना बहुत ज़रूरी है। और काबीना के लिए इस वक्त तक, जब तक आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भेजी हुई समरी के तहत उमर सरफराज चीमा साहब को ओहदे से बरतरफ नहीं करते, उस वक्त तक पंजाब के अंदर जो इंतज़ामी बहरान है वो जारी रहेगा। क्योंकि जैसे ही चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से समरी जाएगी कि जनाब ये वुज़रा की लिस्ट है, आप इनसे हल्फ उठा लें, तो गवर्नर ऑफिस ये कह देगा या गवर्नर साहब उसके ऊपर ये रिजेक्शन लगा देंगे कि जनाब मैं तो आपको चीफ मिनिस्टर मानता ही नहीं। जब चीफ मिनिस्टर मानता नहीं तो हल्फ कैसा और समरी कैसी? समरी वापस। अलबत्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी गवर्नर, वो इस वक्त गवर्नर साहब के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब जो इजलास किया इमरान खान साहब ने, उसमें भी बुनियादी तौर पर इन तमाम पहलुओं का अहाता किया गया। और जो तजावीज़ दी गई इमरान खान साहब को, वो यही तजावीज़ दी गई कि तुन के रखो, इनको खींच के रखो, इनको ज़रा सा ढीला नहीं रखना, इनको ज़रा सी गुंजाइश नहीं देनी। जब तक आखिरी मिनट तक उमर सरफराज चीमा साहब मौजूद रहेंगे गवर्नर पंजाब के ओहदे तक, उस वक्त तक मौजूदा हुकूमत को, यानी हमजा शहबाज साहब को हमने टफ टाइम देना है। और यही हदायत उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी है, क्योंकि जब पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी पंजाब असम्बली के एजेंडे पे 2 आइटम्स पेंडिंग है। एक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और दूसरी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। और ये दोनों तहरीक अदम एतमाद को पेश किए हुए इनके जो इजलास हैं वो अभी बुलाना बाकी है, और यहाँ पर भी कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसी सूरत में जब इजलास बुलाया जाएगा, परवेज़ इलाही स्पीकर साहब जो है उसके ओहदे पर बैठे होंगे, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे होंगे, उस वक्त इस बात का तयन करना पड़ेगा कि कौन हिज़्ब इक़्तिदार है, कौन हिज़्ब इख्तिलाफ। अगर स्पीकर साहब हिज़्ब इख्तिलाफ को हिज़्ब इक़्तिदार पे बिठा दें और हिज़्ब इक़्तिदार को हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचेस पे बिठा दें, तो वहाँ पर भी एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा होगी। तो इसका मतलब यह है कि अभी पंजाब के अंदर जो बहरान है, इसने आगे बढ़ना है। और अब उसके लिए जो तोड़ है वो जहांगीर तरीन साहब की सूरत में अवेलेबल है। जहांगीर तरीन साहब की अगरचे सेहत मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, वो भी लंदन से अपना इलाज करा के आए हैं। और लंदन के अंदर भी उनकी जो मसरूफियात हैं वो कुछ पॉलिटिकल भी रहीं और कुछ मेडिकल वजूहात भी रहीं, और वहाँ पर उन्होंने इन दोनों के दरमियान किसी न किसी लेवल के ऊपर तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की। इसहाक डार साहब के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई और नवाज शरीफ साहब के साथ भी। अच्छा, वहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में गौर किया गया, और जहांगीर तरीन साहब एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं और पॉलिटिकल हकीकत भी है। और अगर उनकी नून लीग के साथ अलाइनमेंट हो गई है तो नून लीग यकीनी तौर पर उनसे
जो पॉलिटिकल फ्रंट है और ख़ास तौर पर मौजूदा अलायंस है उसके ऊपर उनसे फ़ायदा लेना चाहेगी। और ये बात यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के भी जहन में मौजूद थी और नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए उनको चंद अहम पॉलिटिकल टास्क दिए हैं ताकि इमरान खान साहब की जो सपोर्ट बेस है उस पर अच्छे तरीके से ना सिर्फ अटैक किया जाए बल्कि इमरान खान साहब को ये बावर कराया जाए कि जनाब पॉलिटिकल फील्ड में इस वक्त भी आपको टफ टाइम देने वाले लोग मौजूद हैं। अब जहांगीर तरीन साहब का जो एजेंडा है वो तकरीबन 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है मरकज़ के अंदर अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए जिनको इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स कहते हैं, जिसमें से 20-22 अफराद ने इनिशली इमरान खान साहब से अलहदगी इख्तियार की और उन्होंने अपने लिए एक अलग लाहे अमल का फ़ैसला किया और उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हक़ में वोट देने का फ़ैसला किया, अगरचे उन्होंने इस पर उनको वोट नहीं दिया। अब ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत के पास एजेंडा मौजूद नहीं है, हुकूमत के पास वहाँ पर 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है और बहुत सारा एजेंडा है जो हुकूमत चाहती है आइनी तरमीम का वो मुकम्मल करे, चाहे वो इदारा जाती इस्लाहात हो चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हों, उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत हो और 2/3 अक्सरियत के लिए ज़रूरी है कि जहांगीर तरीन साहब उन तमाम लोगों पर इन्फ्लुएंस करें जो जहांगीर तरीन साहब के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे या जो इस वक्त इस्तीफ़ा देने से डामाडोल हैं और वो ये समझते हैं कि अभी हमें असम्बली में रहना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि 1/3 अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तकरीबन 60 के करीब अफराद, वो वापस आए नेशनल असम्बली में और स्पीकर साहब के सामने जाकर इस बात का इजहार करें कि जनाब हमने इस्तीफ़ा नहीं देना, हम यहाँ पर असम्बली में ही मौजूद हैं। और फिर उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए वफाकी हुकूमत 2 काम करेगी। एक, अपना जो इस्लाहाती एजेंडा है या आइनी तरामीम का काम है वो उसको मुकम्मल करेगी और दूसरा, सदर पाकिस्तान के जो मुआखज़ा है उसके अमल को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बात का अब सबको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर आरिफ अलवी साहब ईवान सदर में मौजूद रहे तो वो भी उमर सरफराज चीमा की तरह मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ इशूज़ पर हुकूमत के रास्ते में इसी तरीके से रोड़े अटकाते रहेंगे जैसे उमर सरफराज चीमा रोड़े अटका रहे हैं। और उसका फौरी तौर पर जो रद्दमल सामने आएगा वो बजट के बाद आएगा, जब सदर साहब ने 1 साल की कारकर्दगी पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट से ख़िताब करना है। और ऐसे मौके पर सदर साहब का ख़िताब यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बन सकता है, लिहाजा इस पहलू को भी मद्देनज़र रखते हुए जहांगीर तरीन की मदद की ज़रूरत है। दूसरा, पंजाब। आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर यानी पंजाब में हमजा शहबाज साहब की जो अक्सरियत है वो इस वक्त बेस करती है जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और असद खोखर ग्रुप की मरहून मिन्नत, और इन्हीं की वजह से हमजा शहबाज साहब बने हैं चीफ मिनिस्टर। और अगर ये जो मुनहरफ अरकान के हवाले से जो रेफरेंस भेजा हुआ है परवेज़ इलाही साहब ने, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एडमिट कर लेता है तो फिर पंजाब के अंदर हमजा शहबाज के लिए हुकूमत को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के कम अज़ कम 1/3 लोग यानी 1/3 अफराद पर मुश्तमिल एक नया पार्लिमानी ग्रुप बने और ये अपने लिए एक नया पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करें। और इस सूरत के अंदर वो डिफेक्शन क्लॉजेज से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि हमजा शहबाज साहब की हमायत भी बहुत ज़्यादा खुल डुल के कर सकते हैं, बजट में भी कर सकते हैं, तरीक़े अदम एतमाद में भी कर सकते हैं, एतमाद के वोट के में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो मरकज़ में है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे अफराद जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे, लिहाजा यहाँ पर भी इस रोल को जहांगीर तरीन साहब को मेनटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या उनका जो तजर्बात हैं या उनके जो ताल्लुकात हैं उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इस एजेंडे का है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब के लिए एक लाइफ लाइन है और इस वक्त तक की उनकी जो पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पर इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद, वो बहुत ज़्यादा बेस करती है KPK के लिए। और यही वजह है कि इमरान खान साहब आज G9 मरकज़ भी गए थे और जो मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ था वहाँ पर भी जिन असहाब की वीडियोज़ आई थी सामने, उनकी अक्सरियत का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से ही था, जिन्होंने हुकूमती वफ्द के ऊपर वहाँ पर नारेबाजी भी की थी और उनके ऊपर जुमले भी कसे थे, वो भी उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा वाले वो उन्हीं लोगों के जैसे हैं जिन्होंने ये हरकत की थी। अब बहुत अच्छे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि अक्सरियत उनकी ऐसी है। लेकिन जो पोलिटिकल
अगर हम फ्रंट पे देखें वहाँ पर भी उनके लिए कोई रोक टोक लगाना ज़रूरी है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा में जो जिम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पर दो लोगों की है कि वो इमरान खान साहब की जो सपोर्ट बेस है उसको किस तरीके से स्क्वीज़ कर सकते हैं। उसमें से एक किरदार है मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरा किरदार है फिर जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई है और वो ग्रुप्स बड़े वाजे हैं। शहराम ताराकई है, आतिफ खान है, महमूद खान है और ख़ुद परवेज़ खटक साहब हैं। इन ग्रुप्स के शाह फरमान का अपना भी बहुत बड़ा ग्रुप है जो महमूद खान साहब के साथ हैं। तो ये वो वाले जो ग्रुप्स हैं इनकी मौजूदगी के अंदर जो हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके लिए अपने लिए स्पेस को तलाश करना है और वो देखना है कि इन चारों में से वो कौन सा बड़ा धड़ा है जो जहांगीर तरीन साहब अपने साथ मिला सकते हैं। और यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाने का सोचा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन की जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से कि जनाब यहाँ पर हमने तहरीक अदम एतमाद लानी है और तहरीक अदम एतमाद लाकर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसी गवर्नेंस की मिसाल पैदा करनी है, एक ऐसी गवर्नेंस देनी है जिससे लोगों को इस बात का एहसास हो कि यार हुकूमत किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से लोगों को रिलीफ देती है। और यहाँ पर जो इस वक्त का हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये सोचता है कि यहाँ पर अगर उन्हें 20-25 अफराद की सपोर्ट मिल जाए, कोई एक ऐसा ग्रुप उनके साथ आकर मिल जाए, तो फिर महमूद खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। और उसी के लिए जहांगीर तरीन साहब अब अगले कुछ दिनों के अंदर सियासी मैदान में ना सिर्फ एक्टिव होंगे बल्कि इन तमाम पहलुओं पर हमें काम करते हुए नज़र भी आएंगे। और यकीनी तौर पर जब वो एक्टिव होंगे, जब वो सामने आएंगे, तो फिर इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकली कुछ मुश्किलात पैदा होंगी जिसके तदारुक के लिए उन्होंने कबल अज़ वक्त ही प्रीएम्प्टिवली मेजर्स लेने शुरू कर दिए। उन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर दिए। उन पर इस बात का इजहार भी किया कि इन्होंने चीनी चोरी की। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि जो शुगर स्कैंडल था वहाँ पर चंद दिनों की कीमतों की फ्लक्चुएशंस के अंदर मेरे करीबी साथी, नाम नहीं लिया उन्होंने हबीब अकरम साहब के साथ इंटरव्यू में, मेरे करीबी साथी ने चंद दिनों के अंदर इतनी दौलत कमा ली जो उनकी आइंदा नस्लों के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में जो थ्रेट है उसका एहसास है और वो उस थ्रेट को नलीफाई करने के लिए या डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अभी से ही मैदान अमल में आ चुके हैं। और देखना यह है कि जहांगीर तरीन साहब अपने इस पॉलिटिकल रोल के अंदर कौन कौन से मार के सर अंजाम देते हैं, क्योंकि ये वो टाइम अब आ चुका है जहां पर अगले इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको नई लाइंस को भी ड्रॉ करना है और इस दौरान अपने लिए जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स हैं उसको भी मुस्तहकम करना है। और ये काम अब जहांगीर तरीन साहब के ज़िम्मे लगा दिया है नवाज शरीफ साहब ने। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।